A very good morning to everyone. So we are now moving towards our unit 5, which is spreadsheet. What spreadsheet is, let us see. I think we have already used a spreadsheet in our previous classes as well. Spreadsheet means working on MS Excel. Alright. Now for what purposes we can use MS Excel? So MS Excel is basically used for making some calculations. ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी MS Excel पढ़ा है. तो एम एस एक्सेल में क्या होता है, ये जनरली कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ होने वाला एक सॉफ्टवेयर है. ठीक है, जैसे कि अगर हम हमारे फैमिली डेली लाइफ की बात करें तो कभी कभी हमने देखा होगा हमारे घर वाले पेरेंट्स, मदर, फादर, दे मे यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द एक्सपेंडिचर्स दैट वी आर टेकिंग ऑन इन डेली लाइफ. तो वो लोग हो सकता है कभी किसी पेज में नोट करके रखते हो कि क्या क्या आइटम्स खरीदे, कितना खर्चा हुआ, कितने पैसे लगे, कितने चेंजेस इस मंथ से नेक्स्ट मंथ में हुए. तो अगर ये सारी चीज़ें किसी एक पेज पर नोट डाउन करके रखी जाती हैं तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होल्ड ऑन करके रख सकते हैं. और ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा सकता है वो है स्प्रेडशीट. अब स्प्रेडशीट वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ? तो स्प्रेडशीट इज़ अ वर्ड विच वॉज डिराइव फ्रॉम अ लार्ज पीस ऑफ पेपर, है ना. स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक लार्ज पीस ऑफ पेपर. अगर कोई मतलब कि विदाउट यूजिंग कंप्यूटर्स अगर कोई पूरे फाइनेंसेस किसी कंपनी के, किसी बिजनेस के पूरे फाइनेंसेस को किसी एक लार्ज पीस ऑफ पेपर पे नोट डाउन करके रखता है तो वो जो पेपर होता है, वो जो पेज होता है जिस पे उसको नोट डाउन करके रखा जाता है, उस पेज को स्प्रेडशीट कहा जाता है. तो वहाँ से इस सॉफ्टवेयर का नाम या इस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर्स का नाम स्प्रेडशीट कहलाने लगा. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है कि द अकाउंटेंट वुड स्प्रेड इन्फॉर्मेशन लाइक कॉस्ट, पेमेंट, टैक्स, इनकम. स्प्रेडशीट क्या? तो अकाउंटेंट मतलब कि हर कंपनी में ये जो अकाउंट्स रहता है, फाइनेंसेस रहता है, ये कौन देखता होगा? तो अकाउंट्स देखने वाला जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं अकाउंटेंट. तो अकाउंटेंट यहाँ पर क्या करता होगा? अलग अलग कॉस्ट, पेमेंट, कितना टैक्स लगा, वो कितनी इनकम आई, वो सारी चीज़ें कहाँ पर रखता है? एक बिग ओवरसाइज्ड शीट ऑफ पेपर पर. तो ये जो बिग ओवरसाइज्ड शीट ऑफ पेपर होता है इसको बोला जाता है स्प्रेडशीट. ठीक है. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्प्रेडशीट? सो स्प्रेडशीट प्रोवाइड्स मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड एक्यूरेसी एज कंपेयर्ड टू मैनुअल एक्सपेंस शीट. तो स्प्रेडशीट से क्या फ़ायदा है? ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करती है, ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है. किसके कंपैरिजन में? जो हम मैनुअल स्प्रेडशीट बनाते हैं उसके कंपैरिजन में. कैसे होता होगा ऐसे? तो जैसे कि मैंने किन्हीं 4 चीज़ों का टोटल लिखा है, ये 1 2 3 4, इनका मैंने टोटल एम एस एक्सेल में निकाला हुआ है. तो कितना आएगा? ये 4 5 6 7 8 9 10 आया. ठीक है. तो जैसे ही 10 आया मैंने यहाँ पर ये वैल्यू को बदल के कर दिया 10. तो एक्चुअल में क्या होगा? नाउ द वैल्यू ऑफ दिस विल ऑटोमेटिकली बी चेंज्ड. यहाँ पर अब इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पर क्या होता है? ये हम कह सकते हैं कि दिस इज़ प्रोवाइडिंग अस द फ्लेक्सिबिलिटी. हम बहुत ईजीली हमारे डेटा में चेंजेस को होल्ड ऑन करके रख सकते हैं. एंड the other thing that we can say, it is very easy to use. The software is pretty easy to use. You are provided with some cells. जो बॉक्सेस होते हैं उनको सेल्स बोला जाता है. एंड वी एक्चुअली नीड टू डू व्हाट? वी एक्चुअली नीड टू एंटर द वैल्यू इनसाइड दैट and those entered values will be calculated automatically based on the formula which we have provided to them. Alright. तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें की जा सकती है एम एस एक्सेल के अंदर? सो वी कैन मेंटेन वेरियस रिकॉर्ड्स इन इट, वी कैन एनालाइज द डेटा, we can even create various reports that we need to do. We can generate some graphs, कुछ फाइनेंशियल कैलकुलेशंस कर सकते हैं. इन्वेंट्री मतलब किसी एक लैब में क्या क्या आइटम्स होते हैं, इन्वेंट्री कैन बी मैनेज्ड. इवन बजटिंग कैन बी डन, मतलब कि कुछ बजट्स मैनेज करना है तो वो भी यहाँ पर किए जा सकते हैं. व्हाट आर द मेजर सॉफ्टवेयर्स दैट आर यूज्ड अंडर द स्प्रेडशीट? तो स्प्रेडशीट में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं? तो पहला होता है एम एस एक्सेल, दूसरा होता है ओपन ऑफिस कैल्क, और तीसरा होता है गूगल डॉक्यूमेंट्स. तो ये कैटेगरी के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, जैसा एम एस एक्सेल, ओपन ऑफिस और गूगल डॉक्यूमेंट्स. तो ये सॉफ्टवेयर्स के नाम ये आपको पता होना चाहिए. दीज आर इंपॉर्टेंट वंस. तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि स्प्रेडशीट का नाम कहाँ से डिराइव हुआ और स्प्रेडशीट होता क्या है. तो दीज आर द थिंग्स विच आर मस्ट फॉर अस टू बी नोन. कैसे ऑन किया जाता है, कैसे टर्न ऑन किया जाता है? तो यू हैव टू गो टू द स्टार्ट, यू हैव टू गो अंडर द ऑल प्रोग्राम्स. Over there you will find Microsoft Office, and under the Microsoft Office
you have to go into the MS Excel window. Once you open the MS Excel window, you will see a window similar to the one right now you are seeing on the screen. ऐसा एक विंडो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा. ये जो एरिया होता है, इस पर्टिकुलर एरिया को बोलते हैं हमारा वर्क स्क्रीन. यहाँ पर ये जो होती हैं ये हमारी होती हैं रोज़, ये जो होती हैं ये होते हैं हमारे कॉलम्स, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ होती हैं. जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बोलते हैं रिबन. ठीक है, रिबन के बाद सॉरी, इन रिबन के अंदर होते हैं अलग अलग टैब्स, इन टैब्स के अंदर होते हैं अलग अलग ग्रुप्स, और इन ग्रुप्स के अंदर होते हैं अलग अलग ऑप्शन. सो द अदर थिंग्स रिमेन द सेम एज दे वेयर इन MS वर्ड. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर कुछ स्प्रेडशीट, जनरली इट कंटेन सम की कंपोनेंट्स विच आर लाइक वर्कशीट, वर्कबुक, रो, कॉलम, सेल. क्या होते हैं इनको समझते हैं. वर्कशीट, ठीक है, वर्कशीट, शीट मतलब क्या होता है, एक पेज. तो जैसे ही हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो, ये शीट 1 लिखा है, ये शीट 2 लिखा है, ये शीट 3 लिखा हुआ है. तो यहाँ पर कितनी शीट्स है, तो यहाँ पर 3 शीट्स है. ये इंडिविजुअली क्या कहलाएंगी, तो ये इंडिविजुअली कहलाएंगी वर्कशीट. तो इसको वर्कशीट बोलते हैं. और ये तीनों कंबाइन होकर क्या बन रही हैं, तो ये तीनों कंबाइन होकर बन रही हैं वर्कबुक. ठीक. सो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, वर्कशीट क्या होता है और वर्कबुक क्या होता है. सो वर्कशीट इज व्हाट, दिस इज अ ग्रिड ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड कॉलम्स. रोज एंड कॉलम्स के ग्रिड को, ग्रिड मतलब बॉक्सेस, हॉरिजॉन्टल रोज और कॉलम्स के बॉक्सेस को हम बोलते हैं वर्कशीट. और मोर देन 1 वर्कशीट अगर होगी तो उसको बोला जाएगा वर्कबुक, है ना. एक से ज़्यादा वर्कशीट होगी तो उसको वर्कबुक हम कहते हैं. कॉलम्स हमको पता है, कॉलम्स क्या होते हैं, तो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स को कॉलम बोलेंगे. और रोज किसको बोलेंगे, तो रोज होती है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रोज. सेल, व्हाट इज अ सेल. ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल रो है, ये मेरा एक वर्टिकल कॉलम है. ये दोनों जहां पर मिलेंगे उसको बोला जाएगा सेल. तो ये और ये कहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये इस पॉइंट पर मिल रहे हैं. तो ये जो कहलाता है, दिस पर्टिकुलर विल बी कॉल्ड एज अ सेल. तो यहाँ पर डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे एक सेल की. सो सेल इज अ प्लेस वेयर द रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट. जहाँ पर रोज और कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं उसको बोला जाता है सेल. एक्टिव सेल मतलब जिस सेल पे अभी हम डार्क बॉर्डर देख पा रहे हैं उसको बोलते हैं एक्टिव सेल. यहाँ पर जैसे ये इतने सारे में मैं एक्टिव सेल किसको बोलूँगा, तो इसको बोलूँगा मैं एक्टिव सेल, बिकॉज आप इसमें डार्क बॉर्डर देख पा रहे हैं. मतलब एनीथिंग इफ आई विल बी यूज ट्राइंग टू टाइप, वो इस सेल में टाइप होगी, क्योंकि हमारा एक्टिव सेल ये है. इस सेल का अगर मैं नाम पता करना चाहूँ तो इस सेल का नाम बोलूँगा H7. अगर इस सेल का नाम पता करना है तो इस सेल को बोलूँगा मैं N11. तो यहाँ पर इनके नाम देखे जा सकते हैं, और ये नाम यहाँ पर पढ़ भी सकते हो. यहाँ पर ये H7 लिखा हुआ दिख रहा है. आप जैसे किसी एक पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करते हो तो उसका नाम यहाँ पर मेंशन हो जाता है. तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए. हर सेल का नाम होता है, वो नाम कैसे देखते हैं वो पता होना चाहिए. फॉर्मूला बार, सो दिस इज योर फॉर्मूला बार. अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें करेंगे. तो एडिशन करना है तो कुछ फार्मूला लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना है तो कुछ फार्मूला लिखना पड़ेगा. तो वो सारी चीज़ें कहाँ पर लिखी जाएंगी, तो इस फार्मूला बार के अंदर लिखी जाएंगी. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये एक ओपन ऑफिस, जो हमने अभी नाम देखे थे ना यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स के. तो अभी ये वाला जो विंडो है, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये किसका है, तो ये वाला है MS एक्सेल. और नीचे वाला ये जो ओपन ऑफिस कैल्क का नाम लिखा है ना, तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ये जो है ये ओपन ऑफिस कैल्क की स्क्रीन है. ये देखो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ओपन ऑफिस कैल्क. तो ये विंडो ओपन ऑफिस कैल्क का है. ओपन ऑफिस भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, रोज, कॉलम्स, शीट्स, सारी चीज़ें यहाँ पर भी सेम है. मतलब कि जो काम हम ऐसे MS एक्सेल पे कर सकते हैं वही सारे काम हम ओपन ऑफिस कैल्क पे भी कर सकते हैं. दूसरा चैप्टर है ओपन, सेव और क्लोज अ स्प्रेडशीट. कैसे हम किसी स्प्रेडशीट को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, सेव करेंगे. Ctrl+S से सेव होता है, तो यहाँ पर वो चीज़ें ही पता करने की. इस सेशन में कुछ खास है नहीं. सेव और सेव एज में डिफरेंस पता होना चाहिए. सेव मतलब हम जिस फाइल पे अभी वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं इस फाइल पे वर्क कर रहा हूँ और मैं सेव प्रेस करूँगा तो ये फाइल सेव हो जाएगी. और जैसे ही मैं अगर एक फाइल पे वर्क कर रहा हूँ और सेव एज करूँगा तो वो बोलेगा फाइल का नाम बताओ. मेरी पहली फाइल का नाम था 1, मैं दूसरी फाइल का नाम डाल दूंगा 2, तो 1 और 2 दो अलग अलग नाम से मेरी फाइल सेव होगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेशन नंबर 3 है हमारा एंटर डेटा इन स्प्रेडशीट.
डेटा कैसे एंटर करते हैं, तो किसी भी एक सेल पे क्लिक करो और उस पर कीबोर्ड से टाइप कर दो, तो उस तरीके से हम डेटा एंटर कर सकते हैं। जानने वाली बात यह है कि एमएस एक्सेल के अंदर कितने टाइप्स के डेटा एंटर हो सकते हैं। तो एमएस एक्सेल के अंदर जनरली 4 टाइप्स के डेटा एंटर किए जा सकते हैं। चार टाइप कौन कौन से हैं तो वो देखते हैं। पहला टाइप है टेक्स्ट, मतलब कि जो ABCD कैरेक्टर्स हम टाइप करते हैं उसको बोलते हैं टेक्स्ट। दूसरा है नंबर्स, जैसे कि कोई भी नंबर, रोल नंबर या कोई चीज़ें टाइप करनी है तो वो होता है नंबर्स। तीसरा होता है डेट, जिसमें हम डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं, वो तीसरे टाइप का डेटा टाइप होता है। और एक चौथा टाइप का जो डेटा टाइप होता है वो होता है फॉर्मूला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप का डेटा एमएस एक्सेल में एंटर किया जा सकता है। सो एमएस एक्सेल के अंदर 4 टाइप का डेटा एंटर किया जा सकता है। पहला होता है टेक्स्ट, दूसरा होता है नंबर्स, तीसरा होता है डेट और चौथा होता है फॉर्मूला। ये चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है बेसिक कैलकुलेशंस। अब बेसिक कैलकुलेशंस कैसे किए जा सकते हैं, हाउ वी कैन परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तो वो यहाँ पर इन्होंने हमको बताया हुआ है। जैसे कि ये एक टेबल बना हुआ है इतना, you can see there is one serial number column, there is one column named name, there are various subjects which are given to us and in these subjects there are some values which are written. अब आपको अगर इसका टोटल निकालना है तो यू आर नॉट सपोज टू टेक कैलकुलेटर अलॉन्ग विथ यू एंड ऐड 89 प्लस 76 प्लस 93 प्लस 91 एंड द आंसर वुड बी कमिंग आउट टू बी 349। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, आप लोग ये वैल्यूज लिखने के बाद यू कैन यूज अ फॉर्मूला एंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज। जैसे कि मुझे इसका टोटल निकालना है, तो इसका टोटल निकालने के लिए मुझे पहले इस सेल पे क्लिक करना पड़ेगा। इस सेल का नाम क्या है, तो इस सेल का नाम है G3, है ना। इस सेल का नाम क्या होगा, G3 होगा। तो मैं G3 सेल पे क्लिक करूंगा और G3 सेल पे क्लिक करने के बाद अब मुझे फॉर्मूला एंटर करना है। एक बात नई यहां पर ये जान लो कि एवरी फॉर्मूला इन MS एक्सेल, कोई भी फॉर्मूला MS एक्सेल में इट स्टार्ट्स विथ इक्वल टू साइन। ठीक है, इक्वल टू के साइन से ही सारे फॉर्मूलाज स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मुझे किनका टोटल निकालना है, मुझे इसका, इसका, इसका और इसका टोटल निकालना है, तो मुझे इन चारों सेल्स के नाम पता होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा इक्वल टू, इक्वल टू के बाद लिखूंगा पहले सेल का नाम है मेरा C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F3। ठीक है, कैसे लिखे नाम पता चला, ये E और ये 3, तो यहाँ पर ये E और 3 का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो E3 होगा। तो यहाँ पर आपको सेल्स के नाम लिखना पड़ते हैं। जैसे ही आप ऐसे लिख दोगे इक्वल्स टू C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F3 और एंटर प्रेस करोगे तो यू विल फाइंड कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर टोटल निकल कर आ जाएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पर टोटल कैलकुलेट हो जाता है। तो इस तरीके से एडिशन किया जा सकता है। दूसरा तरीका सम निकालने का, एक और तरीका है, आप लिख सकते हो इक्वल टू और लिखो सम, इक्वल टू सम और लगाओ ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगाने के बाद आपका पहला सेल कौन सा था, तो पहला सेल था C3 और आखिरी सेल कौन सा था, तो आखिरी सेल था F3। ये ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और इन दोनों के बीच की सारी वैल्यूज को भी आपको काउंट करना है, तो आप लगाओगे एक कोलोन का साइन। As soon as you will put the values in this way, so you will find that the values from C3 to F3 will be summed up and a total of the values will be calculated in the very corresponding cell which you have selected. तो इस तरीके से हम sum calculate कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है, इसका यूज़ करके भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। टाइम मिला तो लैब में भी परफॉर्म करके देखेंगे। सब्सट्रैक्शन करना होगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, सब्सट्रैक्शन करने के लिए आपको इक्वल टू का साइन लगाना होगा, सेल्स के बीच में माइनस का साइन लगाओगे तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो सब्सट्रैक्शन भी किया जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपली मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवीजन के लिए डिवीजन का साइन लगाना होगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अगला सेशन जो है इट इज़ अबाउट इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स। कैसे हम रोज और कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं वो यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे कि मुझे इस D वाला, ये जो मेरा सेल है, इस सेल के लेफ्ट में मुझे, मतलब इधर साइड, मतलब यहाँ कहीं पर मुझे अगर नया सेल इंसर्ट करना है तो मुझे ये D पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। ये जो D है ना, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद आई विल सिलेक्ट इंसर्ट। ये लिखा है इंसर्ट, राइट क्लिक करोगे तो एक इंसर्ट का ऑप्शन दिखेगा। As soon as you will click on insert, so you will see ये जो ओपनिंग बैलेंस है, इस ओपनिंग बैलेंस के लेफ्ट में एक सेल इंसर्ट हो गया है। पूरा दिख रहा है, ये पूरा ब्लैंक।
तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा कॉलम इंसर्ट किया जा सकता है। सिमिलरली रो इंसर्ट करनी है तो जैसे मुझे 9 के ऊपर रो इंसर्ट करनी है तो मैं 9 पे राइट क्लिक करूंगा और इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो वो 9 के ऊपर मतलब इधर पर एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम रोज इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग सेल्स एंड इट्स कंटेंट्स, सेल और सेल के कंटेंट्स को, मतलब कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, ये वेरियस वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ में जो कंटेंट है जैसे 349, 363, 334, 349, 384, 308, ये सारे कंटेंट्स हैं सेल के, इनको भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। अब इनको फॉर्मेट करने का मतलब क्या है, कैसे इनको फॉर्मेट कर सकते हैं, तो चलो वो थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या बताया हुआ है। तो यहाँ पर सिंपली हम उनके कलर्स चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, तो इस तरीके से कॉलम की हाइट विड्थ जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने हमको यहाँ पर बताई हुई है कि हम सेल को किस तरीके से अलग अलग तरीके से इसमें चेंजेस को कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं सेल्स की, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर शो कर रहे हैं कि देखो ये जो पूरा टेबल था उसको फॉर्मेट कर दिया उन्होंने, बॉर्डर्स क्रिएट कर दिया। बॉर्डर्स कैसे क्रिएट करें, तो बॉर्डर्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है होम टैब के अंदर। इस ऑप्शन पे जाकर इन्होंने सिलेक्ट किया है ऑल बॉर्डर्स। जैसे ही ऑल बॉर्डर्स सिलेक्ट किया तो आप देखोगे कि इस तरीके से सारे पूरे के पूरे टेबल पर आपको बॉर्डर्स अप्लाई होकर दिख जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक रजिस्टर नाम का एक सेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आप एक ही बार में अलग अलग फॉर्मूलेज अगर अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे अप्लाई करोगे, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बता रखी हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये एक टेबल दिया हुआ है, तो देखो ओपनिंग बैलेंस जैसे दिया हुआ है 800, ठीक है, पहले वाले को एग्जांपल लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 800, रिसीट्स 200, तो 800 प्लस 200 हो गया 1000। इन 1000 में से कितने सेल आउट हो गए, तो 700 सेल आउट हो गए, तो 700। तो आंसर क्या आया, 1000 माइनस 700, तो बचा क्या 300। तो यहाँ पर 300 आउटपुट हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या समझे, 800 प्लस 200 हुआ है और माइनस 700 हुआ है, मतलब फॉर्मूला क्या लगा है पता है, D1D, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड नंबर, तो D2 प्लस E2 माइनस F2, ये फॉर्मूला लगा है। ठीक है, D2 प्लस E2 मतलब 800 प्लस 200 माइनस 700, तो 800 प्लस 200 1000, 1000 माइनस 700 इज इक्वल्स टू 300। तो ये वाला जो सेल है इस पर ये फॉर्मूला लगा हुआ है। एक बार फॉर्मूला लगाओ वो सब पे अप्लाई हो जाता है। जैसे मैंने इस पे फॉर्मूला लगाया, तो इस पे फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ कॉर्नर में मैं जैसे ही क्लिक करूँगा और इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो ये वैल्यूज सबके लिए वो टोटल निकाल कर मुझे दे देगा। सो दिस वे हम एक ही बार में प्लस माइनस इंटू डिवाइड अलग अलग फॉर्मूलेज भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच दे हैव एक्सप्लेन टू अस। अगला जो सेशन है वो है कस्टमाइजिंग द इंटरफेस। कैसे हम इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं उसको अब हम देखेंगे। यह है सेशन नंबर 11 विच इज कस्टमाइजिंग द इंटरफेस। Customizing the interface means changing some of the features or some of the we can say GUI things of MS Excel। अब क्या क्या GUI में चेंजेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या क्या कस्टमाइजेशंस किए जा सकते हैं इंटरफेस में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। तो इस सेशन में यहाँ पर मेन चीज़ जो कस्टमाइज़ करना बताया है वो है क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ करना। अब क्विक एक्सेस टूल बार होता कहाँ पर है, तो सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा MS Excel, ऑफिस, पावर पॉइंट में यहाँ पर एक ऑफिस बटन होता है। इस ऑफिस बटन के ठीक बाजू में द थिंग्स विच यू सी हियर, ये सारी चीज़ें जिनको मैंने अभी स्क्रीन पर मार्क किया है, इनको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये चीज़ें क्विक एक्सेस टूल बार कहलाती हैं। इसमें राइट नाउ हम लोग क्या क्या चीज़ें देख पा रहे हैं, सेव, अंडू, रीडू, न्यू फाइल, सर्च और एक और ड्रॉप डाउन ऑप्शन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो इसमें चेंजेस करना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें कोई दूसरा ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, किसी एक ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, तो हम लोग कस्टमाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, कस्टमाइज़ कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर कस्टमाइजेशंस जो हैं वो क्विक एक्सेस टूल बार पे तो ठीक है किए जा सकते हैं, बट ये कस्टमाइजेशंस इस एरिया पे नहीं किए जा सकते। ये एरिया को क्या कहते हैं, और तो ये एरिया को कहते हैं रिबन, है ना। तो जो रिबन होता है, रिबन पे कोई खास कस्टमाइजेशन नहीं किए जा सकते। कस्टमाइजेशन कहाँ पे किए जा सकते हैं, तो क्विक एक्सेस टूल बार पे किए जा सकते हैं, बट
रिबन पे नहीं किए जा सकते। यहाँ पर नीचे इन्होंने बताया हुआ है कि हम क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते रिबन पे और क्या क्या चीज़ें हम रिबन पे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं थिंग्स दैट वी कैनॉट डू टू अ रिबन। रिबन पे क्या क्या चीज़ें नहीं की जा सकती। तो रिबन पे कोई नई कमांड या किसी कमांड को रीअरेंज नहीं किया जा सकता। मतलब हम चाहे कि हम कोई नई कमांड रिबन पे ऐड कर दें या किसी एडिट कमांड को इधर से उधर एक्सचेंज कर दें, डिस्प्लेस कर दें, उसको कहीं और प्लेस कर दें। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन रिबन। अगली चीज़, चेंज और रिमूव अ कमांड और ग्रुप ऑन द रिबन। हम लोग किसी कमांड को जो वो काम कर रही है ना तो उसको हम चेंज कर सकते हैं ना किसी कमांड को हम रिमूव कर सकते हैं। मतलब कि ना तो उसको ऐड कर सकते हैं, ना रीअरेंज कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ना ऐड कर सकते हैं, ना रीअरेंज, ना चेंज, ना रिमूव। ये काम किसी भी कमांड पर नहीं किया जा सकता। नया टैब रिबन पर नहीं ऐड किया जा सकता। दैट इज समथिंग दैट वी शुड नो। क्या क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते, तो हम नया कमांड ऐड या रीअरेंज नहीं कर सकते और किसी कमांड को चेंज या रिमूव नहीं कर सकते, या तो हम कोई नया टैब भी नहीं ऐड कर सकते, और फॉन्ट या फॉन्ट का साइज, जो भी अभी रिबन पे फॉन्ट साइज और फॉन्ट यूज़ हो रहा है ना, जैसे कि ये होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, या फॉर्मेट पेंटर लिखा हुआ है, तो ये जिस फॉन्ट से लिखा हुआ है या जिस साइज में लिखा हुआ है इसमें भी हम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फॉन्ट के साइज या फॉन्ट को भी हम रिबन पे यूज़ होने वाली चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। चलो ठीक है, तो ये सब नहीं कर सकते। सो व्हाट थिंग्स कैन वी डू। तो हम क्या कर सकते हैं, रिबन को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब रिबन को मिनिमाइज करने का मतलब क्या होता है, तो देखो ये जो एरिया है ना जहाँ पे ग्रुप्स के नाम लिखे हुए हैं, अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगा, उसमें एक ऑप्शन दिखेगा मिनिमाइज द रिबन। जैसे ही आप मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक करोगे तो इतना ये जो पूरा का पूरा रिबन हमको विजिबल होता है, ये पूरा का पूरा रिबन स्क्रीन से गायब हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, और अब हमको पूरी की पूरी स्क्रीन मिलती है एमएस एक्सेल की। और जैसे ही हमको रिबन के ऑप्शंस को यूज़ करना होता है, तो जैसे ही हम कर्सर को यहाँ पर ऊपर लेके आते हैं, जैसे ही कर्सर हमारा ऊपर आता है यहाँ पर जहाँ पे होम टैब लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक रिबन स्क्रीन पर दिखने लगता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सो वी कैन मिनिमाइज द रिबन। रिबन को मिनिमाइज किया जा सकता है। क्विक एक्सेस टूल बार की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो कैसी चेंज कर सकते हैं, या तो रिबन के ऊपर रख सकते हैं या तो रिबन के नीचे रख सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास है कि रिबन के ऊपर या रिबन के नीचे हम क्विक एक्सेस टूल बार को मूव कर सकते हैं। इवन क्विक एक्सेस टूल बार में जो बटन्स दिख रही हैं उन बटन्स को भी ऐड किया जा सकता है। ये क्विक एक्सेस टूल बार है और इस क्विक एक्सेस टूल बार पे बटन्स को ऐड भी किया जा सकता है। सो दीज आर द ऑप्शंस विच आर प्रोवाइडेड टू अस एंड विच आर नॉट प्रोवाइडेड टू अस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हम रिबन पे कर सकते हैं और क्या चीज़ें रिबन पर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना यहाँ पर, तो आप देखो ये इतने सारे ऑप्शंस हमको देखने को मिलते हैं कि हम ये सारी चीज़ों को यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हुई थी। नेक्स्ट सेशन है यूज़ करेंसी सिंबल्स। अच्छा, तो देखो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल दे हैव प्रोवाइडेड अस अ विंडो। हमको यहाँ पर ये जो प्राइस लिखी हुई है इसके आगे हमको ऐसा रुपीज़ लिखना है, या अभी अपडेटेड वर्जन्स में तो ऐसा रुपीज़ की जगह ऐसा सिंबल भी आ गया है रुपये का। बट अभी जैसे हमको यहाँ पर ऐसे ये पुराने वर्जन की बात कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर रुपीज़ लिखना है कि ऑटोमेटिक यहाँ पर रुपीज़ लिखा हुआ आ जाए सबके आगे, है ना। अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं, तो जिस भी सेल पर आपको रुपीज़ ऐड करना है उस सेल को क्लिक करो। जैसे मुझे ये वाले सेल पे ऐड करना है तो मैं ये सेल पर क्लिक करूँगा। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस सेल मैं क्या करूँगा, सेल पे क्लिक करने के बाद होम टैब के अंदर मुझे एक ऑप्शन मिलता है जिसको बोला जाता है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट बटन। इसको अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट बटन कहा जाता है। एज सुन एज आई विल क्लिक ऑन दिस एरो ऑफ दिस अकाउंटिंग नंबर बटन, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स देखने को मिलेंगे। रुपीज़, डॉलर, यूरो और येन और फ्रेंच जो होती है फ्रेंच डॉलर्स, वो सारी चीज़ें, फ्रैंको, तो वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि हम इनके सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से रुपये पे ऐड की क्लिक किया तो वो रुपये का सिंबल जो है
वो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऐड होकर मिल जाएगा। सिमिलरली इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ भी सेम ऑप्शन यूज़ किया जा सकता है। दिस वॉज द फर्स्ट वे। द सेकेंड वे ऑफ यूजिंग इट इज़ simply click on the cell, right click on it. As soon as you do the right click, you will see an option of format cells. फॉर्मेट सेल के ऑप्शंस में जाओ, यहाँ पर एक करेंसी का ऑप्शन मिलेगा। इस करेंसी के ऑप्शन में हम लोग यहाँ से करेंसीज सिलेक्ट कर सकते हैं। हमको कौन सी करेंसी सिलेक्ट करनी है वो सारी करेंसी यहाँ पर हमको मिल जाएंगी, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो रुपये का साइन भी हमको देखने को मिल रहा है, तो हम रुपये का साइन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट सेल कॉन्टेंट्स। तो हम यहाँ पर फॉर्मेट सेल कंटेंट्स में इन्होंने बताया कि कैसे फॉन्ट और फॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो जैसे एमएस वर्ड में कर सकते हैं वैसी सारी चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं। तो ये कुछ नया यहाँ पर नहीं बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट सेल कंटेंट्स के बाद सेल का साइज़ भी चेंज किया जा सकता है। तो साइज़ कहाँ से चेंज होगा? तो साइज़ चेंज करने के लिए भी होम टैब में ही फॉन्ट ग्रुप्स के अंदर हमको ऑप्शन मिलते हैं। ये फॉन्ट का ऑप्शन है, ये फॉन्ट के साइज़ का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके भी फॉन्ट बढ़ाया जा सकता है, इस पर क्लिक करके फॉन्ट घटाया जा सकता है। तो इन ऑप्शंस का यूज़ करके इवन वी कैन चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट इफ रिक्वायर्ड। एज यू कैन सी इन द फॉलोइंग टू विंडोज, द फिगर नंबर 39 is showing every font in the same font size, and in figure number 40 you can see clearly that each of the font size has been now modified, और वहाँ पर फॉन्ट के साइजेस हमको अपडेटेड दिख रहे हैं। अगला है डिलीट। तो हम किसी कॉलम या रो को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने कोई कॉलम ऐड कर दिया, कोई रो ऐड कर दिया, अब हमको हमारे वो काम की नहीं है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो कैसे डिलीट करता है? तो आपको होम टैब में सेल्स ग्रुप में जाना होता है। वहाँ पर डिलीट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको वो बोलेगा सेल डिलीट करना है, रोज़ डिलीट करना है, कॉलम्स डिलीट करना है कि पूरी की पूरी शीट डिलीट करना है। इसमें से आपको जो चीज़ डिलीट करना है आप उसको यहाँ से ईजिली डिलीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस विंडो की बात करूँ, इस विंडो में से अगर मुझे ये रोल नंबर का पूरा कॉलम ही हटाना है तो इस कॉलम को हटाने के लिए मैं ये जहाँ पर सी लिखा हुआ है इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा। जैसे ही राइट क्लिक करूँगा तो राइट क्लिक करने पर मुझे ऑप्शन दिखेगा डिलीट द कॉलम का। ठीक है, मुझे डिलीट द कॉलम का ऑप्शन मिलेगा और मैं जैसे ही उसको डिलीट कर दूंगा सो यू कैन सी द रोल नंबर कॉलम विल नाउ बी डिलीटेड एंड आई विल बी हैविंग ओनली 3 कॉलम्स लेफ्ट इन माय एक्सेल शीट। तो इस तरीके से डिलीशन भी पॉसिबल है। जैसे एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक की जा सकती थी वैसे ही स्पेलिंग्स एमएस एक्सेल में भी चेक की जा सकती हैं। आप किसी पर्टिकुलर सेल पे क्लिक कर सकते हो और सेल पे क्लिक करने के बाद वी विल गो टू द रिव्यू टैब। जो उस एमएस वर्ड में भी देखा था हमने, रिव्यू टैब के अंदर स्पेलिंग का ऑप्शन होता था। तो रिव्यू टैब के अंदर ये देख सकते हो आप प्रूफिंग ग्रुप्स में, रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप्स में एक स्पेलिंग का ऑप्शन हमको दिया हुआ है। इस स्पेलिंग के ऑप्शन में जाने पर हमको ये क्लियरली बता देगा उस पर्टिकुलर सेल में क्या क्या चीज़ों की गलती उसको दिख रही है। तो डिक्शनरी में कौन सा सेंटेंस नहीं दिखा उसको, तो सेंटेंस नाम का एक वर्ड नहीं दिखा, तो उसका करेक्ट सजेशन क्या है वो सजेशन मुझे दे दिया। आई कैन सिंपली क्लिक ऑन चेंज ऑल और ऑटो करेक्ट, सो इट विल चेंज एंड मॉडिफाई द स्पेलिंग। तो हम इस तरीके से स्पेलिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया, यहाँ पर होम टैब में फॉन्ट्स ग्रुप के अंदर बॉर्डर्स का ऑप्शन होता है। इसका यूज़ करके हम बहुत सारी हमारे पास बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको किन्हीं 5 बॉर्डर्स के नाम याद रहने चाहिए। इतनी सारी बॉर्डर्स आपको दी हुई हैं, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। कोई 5 बॉर्डर्स के नाम ऑलरेडी आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन सी टाइप्स की 5 बॉर्डर्स होती हैं। एटलीस्ट 5 बॉर्डर्स पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ कुछ बॉर्डर्स जो है थिक बॉर्डर्स हैं, कुछ कुछ थिन बॉर्डर्स हैं, कुछ कुछ में बॉर्डर्स ही नहीं हैं। तो ये अलग अलग बॉर्डर्स कहाँ से अप्लाई होती हैं, तो ये यहाँ से, जैसे कि थिक बॉक्सेस बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, तो इस तरीके से अलग अलग बॉर्डर्स यहाँ पर हमको प्रोवाइड की गई हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेशन इज अबाउट कलरिंग द सेल्स। तो ये जो ऑप्शन है ये बैकग्राउंड का कलर चेंज करता है, तो इसका यूज़ करके हम किसी सेल को कलर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये इन्होंने ये वाले जो सेल्स हैं ये और ये, दे हैव प्रोवाइडेड सम कलर्स टू दीज सेल्स। तो यहाँ पर इन्होंने इसको कलर अप्लाई करने के लिए क्या किया होगा, इतने सारे सेल्स को सिलेक्ट किया होगा। आफ्टर सेलेक्टिंग दोज सेल्स दे वुड हैव क्लिक्ड ऑन दिस ऑप्शन
एंड दिस एरो विल प्रोवाइड अस विथ वेरियस कलर्स विच आर अवेलेबल, और हमको जो भी कलर उसमें फिल करना होगा हम उस कलर को वहाँ से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो देयर आर वेरियस कलर्स विच आर गिवन टू अस, इनमें से कोई सा भी कलर अप्लाई किया जा सकता है। 18वां सेशन है मैनेजिंग वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक। अब वर्कबुक मतलब कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। दिस इज फर्स्ट वर्कशीट, दिस इज सेकेंड वर्कशीट, दिस इज थर्ड वर्कशीट। कलेक्शन ऑफ दीज 3 वर्कशीट इज नोन एज अ वर्कबुक। इन 3 वर्कशीट्स के कलेक्शन को वर्कबुक कहा जाता है। इस वर्कशीट में हमको जैसे कि अगर इस शीट का नाम चेंज करना है, इस शीट का नाम चेंज करके अटेंडेंस रखना है और इस शीट का नाम चेंज करके मार्क्स रखना है, तो सिंपली व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट क्लिक ऑन दिस शीट 2 और राइट क्लिक करने पर मुझे एक ऑप्शन मिलेगा रीनेम का, और उस पर क्लिक कर मैं यहाँ पर इन शीट्स के नाम मॉडिफाई कर पाऊँगा द वे दे हैव मॉडिफाइड। तो इस तरीके से मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ शीट्स के नाम को। अगर मुझे एक अलग शीट ऐड करनी है, सो दिस इज द ऑप्शन यूजिंग विच यू कैन ऐड एन एडिशनल शीट। बाय डिफॉल्ट यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 शीट्स इन 1 MS एक्सेल। एक वर्कबुक में 3 शीट्स प्रोवाइडेड होती हैं। यू कैन ऐड एज मेनी नंबर ऑफ शीट्स एज यू वांट। यहाँ पे क्लिक कर हम जितनी शीट्स ऐड करना चाहें उतनी शीट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इवन यू कैन डिलीट अ शीट एज वेल। अगर यहाँ पर कुछ शीट्स हैं, यहाँ पर आपको शीट 4 को डिलीट करना है, राइट क्लिक ऑन दिस शीट, यू विल फाइंड एन ऑप्शन ऑफ डिलीट, सिंपली क्लिक ऑन द डिलीट, तो वो शीट डिलीट हो जाएगी। द लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर इज प्रिंट द वर्कशीट। प्रिंट करने के लिए फाइल में और प्रिंट के ऑप्शन में जाना होता है। जैसे ही हम वहाँ पर जाते हैं वहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने इस पेज सेटअप ग्रुप के बारे में भी पूरा बताया हुआ है कि इस पेज सेटअप ग्रुप में क्या क्या चीज़ें होती है। तो मार्जिन सेट की जा सकती हैं, ओरिएंटेशन सेट किया जाता है। ओरिएंटेशन एग्जाम में भी अभी पूछा गया था, ओरिएंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो ओरिएंटेशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट जिसमें पेज की लेंथ बड़ी होती है, एक होता है लैंडस्केप जिसमें पेज की थिकनेस ब्रेड्थ बड़ी होती है। तो 2 टाइप से पेज को हम ओरिएंट कर सकते हैं या 2 टाइप से पेज का अरेंजमेंट सेट कर सकते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। पेज का साइज भी चेंज किया जा सकता है, कितने एरिया को प्रिंट करना है इवन दैट कैन बी डिसाइडेड। ब्रेक्स इज नॉट इन अवर पार्ट राइट नाउ। बैकग्राउंड भी चेंज किया जा सकता है। प्रिंट टाइटल्स इज नॉट इन अवर चैप्टर राइट नाउ। तो इस तरीके से मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, पेज सेटअप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हुई हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज सेशन स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग अवर लास्ट यूनिट विच इज़ यूनिट नंबर 6। इस पूरे के पूरे सेशंस को मैंने एक बार में एक ही क्लास में कंप्लीट कर दिया है। सो इट्स अप टू यू कि आप लोग इसको एक बार देखें एंड यू डेफिनेटली आस्क योर डाउट्स इफ़ यू हैव सम। तो आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखें, इन सेशंस को, और फिर जिस भी सेशन में कुछ डाउट आता है तो आप ज़रूर से पूछें। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।